नमस्कार, मैं हूं जैस्मिन शर्मा। आप सभी दर्शकों का अपने मनपसंद कार्यक्रम अन्नदाता में स्वागत करती हूं। किसान माटी से समृद्ध होते हैं, वो मिट्टी से सोना उपजाते हैं, अपने श्रम से संसार का पेट भरते हैं और मौसम के बदलते मिजाज को पहचान कर अपने कार्य में लगातार जुटे रहते हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। आंवला के बाग को नुकसान पहुंचाने वाले कीट रोगों का नियंत्रण। सरसों की फसल से अधिक उपज लेने के लिए करें वैज्ञानिक तकनीकी से बुआई। हमारे प्रदेश में आंवले के बाग फलन की अवस्था पर हैं, लेकिन इस समय मौसम में हो रहे बदलाव के कारण आंवला के बागों में कीट रोगों का प्रकोप देखने में आ रहा है और इनका समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो फलों की गुणवत्ता खराब हो सकती है, साथ ही उपज भी कम प्राप्त होगी। तो आंवला के बागों में इस समय कौन कौन से पौध सुरक्षा उपायों को अपनाना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर जेसी गुप्ता। किसान भाइयों, आज मैं आपको आंवले की भरपूर पैदावार लेने के लिए उसमें लगने वाले कीट एवं रोग व्याधियों के नियंत्रण के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। किसान भाइयों, आंवला के बागों में इस समय फलन की अवस्था चल रही है तथा इनमें कुछ कीटों का प्रकोप भी हो रहा है। ये कीट आंवला के पौधों की बढ़वार को तो प्रभावित करते ही हैं, साथ ही साथ इनके कारण फलों से लदी टहनियों के टूट जाने से भी आंवला उत्पादक किसानों को हानि होती है। इसलिए आप इन कीटों की पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। इसमें एक जो कीट है वो बड़ा खतरनाक और बड़ा हानिकारक कीट है, जिससे आंवले की जो शाखाएं हैं उनकी बढ़वार रुक जाती है। इसको हम कहते हैं तना पिट्टिका या गाल मेज। यह कीट छोटा सा एक काले रंग का कीट होता है। इसकी इल्ली होती है जो आंवले की जो शाखाएं होती हैं, शाखा का जो अग्रभाग होता है वहाँ पर ये गांठ बना करके उसके अंदर घुस जाती है और अंदर जाकर के आंवले की जो शाखाएं हैं उनको नुकसान पहुंचाती है, उसको खाती है और वहां से आगे की बढ़वार को रोक देती है। इस गांठ को चाकू से या किसी धारदार चीज से फाड़ करके इसमें देखेंगे तो एक काले रंग की छोटी इल्ली दिखाई देगी। किसान भाइयों, इस तरह की अगर तना पिट्टिकाएं आपको आंवले की फसल में दिखाई दे रही हैं, आंवले के पेड़ों में दिखाई दे रही हैं, तो आप वहां से सेकेटियर के सहायता से वहाँ से गांठ के नीचे से इसको चारों तरफ से काट दीजिए, कट कर दीजिए। ऐसी सारी गांठों को आप सारे पेड़ों में से निकाल दीजिए और इसके बाद वहाँ पर वोल्डो पेस्ट का एक सॉल्यूशन घोल तैयार कर लीजिए और ये वोल्डो जो पेस्ट है वहाँ जहाँ आपने सेकेटियर से काटा है वहाँ उस शाखा पर इसको लगा दीजिए। और इसके बाद में डाइमेथोएट नाम की जो दवा है, डाइमेथोएट दवा 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके पूरे आंवले के पौधे पर इसका छिड़काव कर दीजिए। इसके अलावा किसान भाइयों, इसमें कुछ कीट आते हैं, कभी कभी बिहार हेयरी कीट आ जाता है, इल्ली आ जाती है, हरे भूरे रंग की आंवले की पौधों पर आ जाएगी और ये इल्ली जो है पत्तियों को और उसके फूलों को खा करके काफ़ी नुकसान पहुंचाएगी, जिससे भी हमें हमारी फसल को बहुत अधिक हानि होगी। डाइमेथोएट नाम की जो दवा है, डाइमेथोएट दवा 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके पूरे आंवले के पौधे पर इसका छिड़काव कर दीजिए। तो ये दवा के छिड़काव से इस कीट का नियंत्रण भी आसानी से हो जाएगा। जैसे कि उसमें अभी एफिड, जिसे माहू कहते हैं, उसका प्रकोप हो जाएगा। काले रंग के भूरे भूरे रंग के जो है माहू के छोटे छोटे जो निम्फ हैं, कीट हैं, इस टहनियों पर
और आगे के जो कोमल भाग हैं वहाँ जो है बैठना शुरू करेंगे और उसका रस पीना शुरू करेंगे और हमारी जो शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। डाइमेथोएट दवा 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके आंवले के पौधे पर इसका छिड़काव कर दीजिए। तो किसान भाइयों, ये जो दवा है डाइमेथोएट, ये हमारे तीनों प्रकार के जो कीट हैं उनको जो है नियंत्रित करेगी और जो है उनको नियंत्रण करके इन कीटों से हमारी जो आंवले की फसल है, जो पौधे हैं, उनको बचाएगी और हमें अधिक से अधिक उपज प्राप्त होगी। इसके अलावा आंवला के बाग में कुछ रोगों का भी आक्रमण हो रहा है, जिसकी वजह से आंवला के पौधों की पत्तियां झड़ने लगी हैं तथा फलों की गुणवत्ता भी खराब हो रही है। यदि आपने इन रोगों का समय रहते नियंत्रण नहीं किया तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो कैसे करें इन रोगों की पहचान कर नियंत्रण, आइए जानते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, आंवले के बगीचे में फलों में रोग आ जाते हैं, फल खराब होने लगते हैं, लाल भूरे रंग के धब्बे उनमें बनने लगते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि फल हमारा वहाँ से सड़ने लगता है कई बार, और एक जगह अगर लाल गहरे भूरे रंग का सड़ांध उस फल में लग जाए तो धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। यह रोग हमारे फफूंद नाशक रोग हैं। इसमें लाल रंग के, भूरे रंग के छोटे छोटे चकत्ते या धारियाँ सी बनने लगती हैं और ये धीरे धीरे पूरे आंवले के जो फल हैं उनमें फैलने लगता है। इस प्रकार का अगर रोग आ रहा है तो इस रोग को नियंत्रित करने के लिए किसान भाइयों, आप इसमें मैनकोजेब नाम की दवा का छिड़काव कर सकते हैं। मैनकोजेब दवा 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। इस प्रकार आंवले की फसल में आप कीट और रोग व्याधियों का समय पर नियंत्रण करें, सही दवा का चुनाव करें, सही समय पर आप उनका इस्तेमाल करें और छिड़काव करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अधिक से अधिक आपको धान की फसल अभी खेतों में लहलहा रही है, लेकिन मौसम में हो रहे बदलाव के कारण फसल पर पौधे पीले पड़ने की समस्या इनमें देखी जा रही है। ऐसे में किसान धान की फसल में इन समस्याओं का निराकरण कैसे करें, चलिए जानते हैं। आप धान का फसल आप अपने खेतों में पूरी तरह से लगा चुके होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो है ध्यान देने की बात है। लगाने के बाद कई बीमारी आने का चांसेज हो सकता है, जिसमें प्रमुख रूप से अभी जो बीमारी है धान में, आप जानते हैं कि भूरी चित्ती, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जिसको कि हम लोग जीवाणु पर्णंगमारी, फॉल्स स्पॉट या कड़िया रोग कहते हैं, इसके साथ ब्लास्ट झोंका भी आता है। लेकिन जो अभी का स्थिति है, मैक्सिमम जो पौधा है वो टिलरिंग और बूटिंग के स्टेज में अभी चला गया है। तो टिलरिंग और बूटिंग के स्टेज में अभी जो बीमारी आ रहा है, जिसको कि हम लोग बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट कहते हैं, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट बीमारी जो है। इसके अलावा किसान भाइयों, धान की फसल की इस अवस्था में एक और रोग सबसे हानि पहुंचाता है, जिसका नाम है जीवाणु झुलसा रोग। तो किसान इसकी पहचान कैसे करें, आइए जानते हैं। ये बैक्टीरिया या जीवाणु से होने वाला बीमारी है और ये मैक्सिमम टिलरिंग और बूटिंग स्टेज में ये बीमारी का प्रकोप आपको दिखाई देना शुरू होता है। ये बीमारी 2 अवस्थाओं में आता है। पहला अवस्था जो कि कृषक फेज कहते हैं और दूसरा अवस्था लीफ ब्लाइट फेज या उसको पर्णंगमारी फेज या अवस्था कहते हैं। कृषक फेज में ये होता है जब ट्रांसप्लांटिंग अपने पौधों का कर देते हैं या बिचड़ा जब ट्रांसप्लांट करते हैं, उसके 3 से 4 सप्ताह के बाद आप देखेंगे कि पूरा पौधा आपका विल्टिंग के जैसा नज़र आएगा। उसमें ये होता है कि पौधा ड्रूप कर जाता है और वो रोल करता है। रोलिंग करने के बाद आप खेत में देखेंगे कि पूरा का पूरा पौधा आपका जला हुआ या पीला लिए हुए वो पूरा पौधा जो है आपका विल्टिंग करके मर जाएगा। तो इस अवस्था को हम लोग कृषक फेज कहते हैं। दूसरा जो अवस्था है, जो अभी का अवस्था है, जो कि टिलरिंग और बूटिंग स्टेज का, मैक्सिमम टिलरिंग और बूटिंग स्टेज में ये बीमारी आता है। इस अवस्था में आप देखेंगे कि पत्ती के ऊपरी भाग से ये पीला लेना होना शुरू हो जाता है और पत्ती के दोनों किनारे लिए हुए 5 से 10 मिलीमीटर आप देखेंगे कि या पूरा पत्ता जो है आप देखेंगे कि पुआल के जैसा पीला या भूरा रंग का होना शुरू होता है। और कभी कभी ये होता है कि मिडरिब या पत्ती के बीच वाले भाग में भी
आप देखते हैं कि उसमें भी ये ऊपर से इसका जो है धब्बा शुरू होता है। इस बीमारी का जो है कि पत्ती के ऊपरी भाग से शुरू होता है। ये किसान भाई आप लोग ध्यान देंगे, ये बीमारी पत्ती के ऊपरी भाग से शुरू होता है और ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरा पुआल के जैसा हो जाता है। इस बीमारी का अगर लक्षण आपके खेत में दिखाई दे तो आप प्रमुख बातों का ध्यान रखेंगे कि इसकी ये बीमारी अगर पौधे के बीच की दूरी कम रहता है, ये बीमारी यहाँ होने का ज़्यादा संभावना रहता है। दूसरा चीज़ ये है कि नाइट्रोजन के या यूरिया अगर जिस खेत में आप ज़्यादा डालते हैं वहाँ भी ये बीमारी होने की संभावना होता है। तो किसान भाई जिसके खेत में ये बीमारी का सिम्टम दिखाई दे, वो लोग जो अनुशंसित मात्रा है नाइट्रोजन का, यूरिया का, वो अनुशंसित मात्रा को कम कर दें, क्योंकि ये बीमारी नाइट्रोजन के अधिकता के कारण से ज़्यादा विशाल रूप ले लेता है। तो इस तरह से आप कम से कम उसका बीमारी के लक्षण आपको पता लगे तो बीमारी के प्रकोप से बचाव कर सकते हैं। तो इसमें कुछ जो है दवाएं या फंजीसाइड, फफूंदनाशक या बैक्टीरिसाइड, ये अनुशंसित है। फफूंदनाशकों में आप देखते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जो कि जिसको ब्लू कॉपर या ब्लाइटॉक्स, ये काफ़ी प्रचलित फंजीसाइड है। इसके साथ स्ट्रिप्टोसाइक्लिन को आप घोल बना के प्रति हेक्टेयर के दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 किलोग्राम मात्रा और स्ट्रिप्टोसाइक्लिन का 50 ग्राम मात्रा पूरी तरह से घोल कर, आपस में दोनों को साथ साथ घोल कर प्रति 1 हेक्टेयर के लिए आप 1000 लीटर पानी में या आवश्यकता अनुसार पानी के अनुसार आप जो है उसका छिड़काव कर सकते हैं। प्रथम छिड़काव करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो बीमारी का है अगर कम होना शुरू हो तो आप दूसरा छिड़काव, या ज़्यादा प्रकोप हो तो 1 सप्ताह के अंतराल पे आप दूसरा छिड़काव कर सकते हैं, या आपका बीमारी कम हो तो आप 15 दिन के अंतर पे दूसरा छिड़काव कर सकते हैं। अन्य प्रमुख फफूंदनाशक इसके लिए भी मिलता है, जैसे कि कासुगामाइसिन आप जानते हैं। कासुगामाइसिन जो है उसका 2 किलोग्राम मात्रा आप प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव कर सकते हैं। साथ साथ आप इसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड, जो कि एक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का मॉलिक्यूल के साथ के जगह पे आप कॉपर हाइड्रोक्साइड का 3 किलोग्राम मात्रा स्ट्रिप्टोसाइक्लिन के 50 ग्राम मात्रा में मिलाकर आप उसका छिड़काव करेंगे। इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं। हमारे प्रदेश में जिन किसानों के यहाँ खरीफ फसलों की कटाई हो रही है या फिर इस समय खेत खाली हैं, तो वो अगेती सरसों की बुआई करके अच्छी उपज ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सरसों की बुआई सही तकनीक से की जाए। और इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये प्रस्तुति। अभी अपन रबी की फसलों की बुआई का सीज़न आ गया है। विशेष तौर पे अभी सरसों की बुआई का सीज़न अभी शुरुआत हो चुकी है। अभी तो आज अपन सरसों की खेती के बारे में बात करते हैं। तो सरसों की खेती के लिए सबसे पहले अपन को खेत की तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। अभी आपके जो भी उड़द है, मूंग है, जो दाल वाली फसल कट गई है, अभी बारिश भी अच्छी हो गई है, तो अभी आपका खेत जैसे फसल कट गई उसके बाद अभी आप एक मशीन है रोटावेटर, जिससे आप खेत में चला के जो भी डंठल है, चारा है, वो आपका पूरा बुरबुरा कर दे खेत को। सरसों की फसल अपन दोनों जगह कर सकते हैं, बारानी क्षेत्र में और सिंचित क्षेत्र में। अगर सिंचित क्षेत्र में करना चाहो तो अभी आपकी बुआई 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक कर सकते हो। अगर बारानी क्षेत्र की बात करें अपन, अभी आपका बुआई का समय शुरुआत हो गई है, आप 15 अक्टूबर तक कर सकते हो। किसान भाइयों, वैसे तो सरसों की खेती लगभग हर तरह की जमीन में की जा सकती है, किंतु मटियार दोमट भूमि इसके लिए अच्छी रहती है। तो सरसों की बुआई करने से पहले आप खेत को एक बार हैरों तथा उसके बाद 1 से 2 बार आप कल्टीवेटर से जोतकर पाटा लगा दें। खाद और उर्वरक की बात करें अपन किसान भाई, तो इसमें सरसों की खेती में सिंचित क्षेत्र में 60 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फॉस्फेट, 250 किलो जिप्सम। आप बुआई के टाइम फास्फोरस और जिप्सम की पूरी मात्रा आप बुआई के टाइम खेत में डालें, और नाइट्रोजन की आधी मात्रा आपकी बुआई के टाइम में डालें, आधी मात्रा जब आप पहले सिंचाई करो उस समय आप किसान भाई डालें। किसान भाइयों, किसी भी फसल को लगाने से पहले आपको उसकी उन्नतशील प्रजातियों का अनुभव होना बहुत ही जरूरी है, जिनको आप लगाकर अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो आप सरसों की कौन कौन सी प्रजातियों का चयन करें, आइए जानते हैं। अपन सरसों की किस्मों की बात करें, किस्में अभी वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छी नई किस्में निकाली है। NRC HB 101 है, NRC DR2 है, RS 749 है,
लक्ष्मी है, वाई 902 है, बहुत सारी किस्में अलग अलग रखी है। ये सब किस्में 120 से 130 दिन के बीच में पक के तैयार हो जाती हैं। बीज की मात्रा की बात करें अपन, अगर आप बारानी क्षेत्र कोई खेती की सरसों खेती करना चाहे तो वो प्रति हेक्टेयर 4 से 5 किलो बीज काम में ले। अगर सिंचित क्षेत्र में कोई किसान भाई अपना फसल ले रहा है तो वो आपको 2.5 से 3 किलो प्रति हेक्टेयर काम में ले। किसान भाइयों, किस्मों का चुनाव करने के बाद आपको बीज उपचार पर भी ध्यान देना चाहिए, जिस कारण आप अपनी फसल को भूमिगत कीट एवं रोगों से बचा सकते हैं। तो बीज उपचार किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं। बीज उपचार के लिए किसान भाई एक इमिडाक्लोरोपिड 7 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार करें, जिससे आपकी जो मोइला की जो दिक्कत है वो नहीं आएगी। एक आप इसमें ट्राइकोडर्मा भी काम में ले सकते हो, 2 ग्राम या 2 से 3 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से ट्राइकोडर्मा डालोगे, जो उकठा रोग की बीमारी आती है तो वो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसमें जीवाणु खाद भी आप काम में ले सकते हो किसान भाई, पीएसबी जीवाणु खाद है, एजोटोबैक्टर जीवाणु खाद भी आप काम में ले सकते हो। अब बुआई आपको लाइनों में करने के लिए किसान भाई लाइन से लाइन की दूरी आपको 45 सेंटीमीटर रखनी है आपकी, ताकि आपकी अच्छी फसल हो जाए। इंटरकल्चर ऑपरेशन जो कर्षण क्रिया जो आप खेत में करो वो आसानी से हो जाएगी लाइनों में। अगर अब इसके बाद आपकी सिंचाई, ऐसे तो बारानी क्षेत्र में नमी के आधार पर आपकी फसल हो जाएगी, लेकिन सिंचाई की जरूरत पड़े तो आपके 35 दिन के बाद जब फूल आने से पहले सिंचाई करें, जिससे आपकी पैदावार अच्छी होगी। अगर आपको और सिंचाई की जरूरत पड़े जब आपके 70 दिन के आसपास की फसल हो जाए, जब फलियों में दाने बनने लग जाए, उस समय आप सिंचाई करोगे तो आपकी पैदावार उपज अच्छी मिलेगी। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव मकंदपुर, जिला भागलपुर के सतीश कुमार ने। आपने दुधारू पशुओं में बांझपन की समस्या एवं निदान के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। और पशुओं का समय में गर्म न होना, ये 2 प्रमुख कारक हैं जिसकी वजह से पशुपालक काफ़ी परेशान रहते हैं। और इसमें 2 चीज़ों पर हम पशुपालकों को बहुत ध्यान देना होगा। पशुओं का बार बार गर्मी में आना पशुपालकों के लिए एक गंभीर समस्या है। पशु समय पर गर्भ धारण नहीं कर पाने के कारण पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, जिससे पशुपालकों को बहुत सी बार तो खिलाई पिलाई का खर्चा भी नहीं मिल पाता। जो हम कृत्रिम गर्भाधान का सहारा लेते हैं उसमें दोष की वजह से और हमारे गलत इसके वजह से उसमें पशुओं में बांझपन की शिकायत देखने को मिल रही है। पशुओं के बच्चेदानी में दिक्कत, अगर आप ये ध्यान दें कि आप जब पशु को कृत्रिम गर्भाधान कर रहे हैं और जो इंसेमिनेटर हैं, जो सीमेन देने वाले आप बुलवाते हैं, उसको हमेशा ये निश्चित करिए कि वो जब कभी भी वो सीमेन लाएं उसको लिक्विड नाइट्रोजन के सिलेंडर में ही सीमेन को लाएं। हमारे पशुपालक जो हैं वो और जो हमारे जो इंसेमिनेटर हैं वो बिल्कुल ध्यान दें कि जो लॉट का आप वो सीमेन खरीदें या कहीं से भी लें तो उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि उसका एक लैब में सीमेन की मोटिलिटी टेस्ट कर लें, उसके उपरांत ही उसको फील्ड में उपयोग करें। सबसे पहले आपको पहचानना है कि आपकी पशु की बच्चेदानी गड़बड़ है, तो आप ये कर लें। बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि पशु की बच्चेदानी स्वस्थ है, पशु का ओवरी स्वस्थ है कि नहीं। हम प्रायः ये देखते हैं कि जब कभी पशु लिक्विड डिस्चार्ज करता है, निगार गिराता है, गांव के भाषा में जिसको हम लोग चूवन कहते हैं, उसको देखकर भी आप पता कर सकते हैं कि आपकी पशु की बच्चेदानी स्वस्थ है या नहीं। आप ये देखें कि अगर वो निगार, वो चूवन जिसको आप जो भी भाषा में जो बोलते हैं हम लोग डिस्चार्ज बोलते हैं, वो डिस्चार्ज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शीशे की तरह एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल पानी की तरह पतला और शीशे की तरह नीचे तक गिरता है, तो इसमें आप समझे कि आपकी पशु की बच्चेदानी बिल्कुल स्वस्थ है। लेकिन एक और अवस्था में आप देखते होंगे कि पशुएं असमय गर्म हो जाती हैं। आज आपने उनको पाल दिया, 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन के आसपास वो गर्म हो जाती हैं। वो उस परिस्थिति में भी जो उसका निगार गिरता है वो बिल्कुल
स्वस्थ बच्चेदानी की तरह गिरता है और क्लिस्टर गिरता है। लेकिन ये हमें ध्यान देना है कि वो असमय गर्म हो रही है तो इसका मतलब कि उसके अंडकोश पर सिस्ट का निर्माण हो गया है और उसका इलाज जब तक नहीं होगा वो पशु पुनः गर्भधारण नहीं करेगी। दूसरा कि जब उसका निगार में थोड़ा सा गंदगी गिरे, दूध के फटौन के तरह अगर गिरता है तो समझिए कि आपकी बच्चेदानी में हल्का इन्फेक्शन शुरू हो गया और बच्चेदानी में रोग जरता जा रहा है। तो सबसे पहले उसका इलाज कराएं उस स्थिति में, उसके बाद सीमेन दें। कुपोषण के शिकार पशु की प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। पशु में खनिज मिश्रण व विटामिन ई आदि की कमी से प्रजनन विकार उत्पन्न होते हैं। पशु के मधकाल का पशुपालक को विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए उसे पशु में मध के लक्षणों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है ताकि वह पशु का सही अवस्था में गर्भाधान करा सके। मोटे तौर पर जो पशु सुबह गर्मी में दिखाई दे उसे शाम को गर्भित करवाएं और जो पशु शाम को मध में आए उसे अगले दिन सुबह गर्भित करवाना चाहिए। पशुपालक भाइयों, यदि आप अपने पशुओं का सही समय पर गर्भाधान करवा लेते हैं तो आपकी गाय भैंसें समय पर ब्याएंगी और ये पशु साल भर दूध देते रहेंगे। उसमें एक विशेषज्ञ पशु चिकित्सक जो उसके अंडे को, ओवरी को वो जांचेंगे, उसमें देखेंगे कि फॉलिकुलर सिस्ट है, लूटियल सिस्ट है, सिस्टिक कार्पोरा ल्यूटिया है और सब का इलाज हर सिस्ट का एक अलग अलग है। और जब वो ये चीज़ें करेंगे और उसके बाद उपचार करेंगे तो कहीं से भी रिपीट ब्रीडिंग, जिसको हम लोग पशुओं में गर्भाधान संबंधी प्रॉब्लम है, समस्या जिसको हम लोग कहते हैं, वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसमें हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा कि जब हम पशु को खाना पीना दें तो वो बिल्कुल एक संतुलित आहार दें। संतुलित आहार के रूप में आप उसे एक दिन में 14 से 20 किलो हरा चारा, 2 किलो अनाज और अनाज भी अनाजों का मिश्रण हो जिसमें मक्का, सरसों की खल्ली, धान का टुकड़ा, गेहूँ, मिनरल मिक्सचर और साथ में नमक, ये इसका एक संतुलित भोजन बनाकर ही हम अपने पशुओं को दें। इन बातों को हम ध्यान में रखेंगे तो हम पशुपालकों का जो हमारे वजहों से पशुओं में गलतियों से पशु गर्भ नहीं धारण करती है, इन वजहों से पशुओं में बांझपन को देखने को मिलता है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की कुछ मुख्य झलकियां। मूली की खेती करके किसान कमा सकते हैं अच्छी आमदनी। साइलेज बनाने की तकनीक और दुधारू पशुओं के आहार में इसका प्रयोग। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, News 18 बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।